दर्शकों नमस्कार। कलम कमाल की के तहत प्रस्तुत है एक चर्चा नाटककार, कहानीकार, कवि रणविजय सिंह सत्यकेतु से। पहले हम उनसे सुनेंगे उन्हीं की कविता आखिरी रोटियां और उसके बाद हम चर्चा करेंगे दुनिया में धर्म की राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुके अफगानिस्तान की स्थिति पर। बेबसी की सलीब पर चढ़ा जीवन अथाह जल में टूटती सांसों की तरह होता है। पैरों को जमीन नहीं मिलती, हाथों को सहारा नहीं मिलता। यह वेदना बटन टांकते वक्त छाती में चुभी सुई की टीस से बिल्कुल अलग, बहुत कष्टदायी और मर्मांतक होती है। मुट्ठी से फिसलती रेत से निराशा हो सकती है। बाड़ी में फूलों के सूखने से शिकन बढ़ सकती है, मगर मुश्किल वक्त में पगार में कटौती और काम के छिन जाने की पीड़ा बुक्का फाड़ कर रोने की इजाजत दिए बगैर बेदम और बेसुध कर देती है। बड़ी बेरहम वक्त है यह, बेलगाम और बेमुरव्वत। साधे नहीं सद रहा, न साथ निभा रहा, न एकला छोड़ रहा। बेबसी का जीवन चला जा रहा है, बस चला जा रहा है। उम्मीदों की पटरियों पर कोई सो रहा है, कोई लुढ़क रहा है। कदमों के साथ निभाने तक भूख रास्ता नाप रही है। किसी रहम की आस में अटकी सांस उखड़ रही है। डीह डाबर, खेत पोखर, बाग बगीचे, रिश्ते नाते यादों में ढलकर आंसू बन रहे हैं। संघर्ष और सुख की समानांतर रेखाओं को जोड़ने की चाह में अनवरत नाकामियों से टूटते जिस्म बादशाही पत्थरों पर खून टपका रहे हैं। अपने देश लौटने की राह पर टुकड़ों में बिखरी मानव जिस्में और पास पड़ी रोटियां देख पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी दहशत में हैं। शिनाख्त करने वाले बुरी तरह सिहर रहे हैं। देखने वालों के कानों में समदाउन बज रहे हैं। भूख और रोटी के देवताओं के कुचले होंठ मानो स्मृतियां गुनगुना रहे हों। बाबा कहते थे, दुर्निवार दुख से यारियां जीवन को शोक गीत में बदल देती हैं। अम्मा कहती थीं, भरी दोपहरी जिस दिन सांझ आई थी, तसल्ली की नींद के लिए उन्होंने आखिरी रोटियां खाई थी। ऐसे समय में जब देश विभाजन के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना को झेल रहा है, उस दौर में कितने ऐसे संवेदनशील साहित्यकार हैं जिनकी कलम इस त्रासदी को, इस विपदा को दर्ज कर रही है। ऐसे ही बिरले साहित्यकारों में सत्यकेतु का नाम लिया जा सकता है। जनपक्षधर कवि सत्यकेतु अपने वक्त और समाज को बड़ी ही साफ गोई से साहित्य में दर्ज करते हैं। आंचलिकता का पुटलिए उनका यथार्थ चित्रण पाठक के मन पर गहरी छाप छोड़ता है। कवि, कथाकार और नाटककार रणविजय सिंह सत्यकेतु एक सजग रचनाकार हैं। उनके दो कहानी संग्रह अकथ और मंडी का मायाजाल, नाटक मुक्ति और एक नौटंकी कुंवर सिंह प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए मिलते हैं कलम कमाल की कार्यक्रम में सत्यकेतु से। दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली दिल देश में आपका स्वागत है। आज हम रूबरू हैं कलम कमाल की कार्यक्रम के तहत हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर, जिनकी लेखनी समसामयिक विषयों पर बखूबी चलती है, कहानीकार, नाटककार और कवि रणविजय सिंह सत्यकेतु से आइए मिलते हैं। और हम आज चर्चा कर रहे हैं उनकी एक कविता आखिरी रोटियां। सत्यकेतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका अपने इसमें कार्यक्रम में हमको जोड़ा। आपके ये जो आखिरी रोटियां हैं, ये जो रूपक है, ये जो दो शब्द हैं, इनका विस्तार कहाँ तक है और ये वो कौन सी रोटियां हैं जो जिन्हें आपने आखिरी रोटियां कहा है? बताएं इसके बारे में थोड़ा सा कि ये रूपक कैसे पैदा हुआ और ये कहाँ तक विस्तार पाता है। राघव जी, मैं अपनी बात रखने के पहले अपने पड़ोस के देश अफगानिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उस पर थोड़ा अफसोस मैं जाहिर कर रहा हूँ। एक देश देखते ही देखते एक तालिबानियों के कब्जे में आ गया और सब चुप बैठे हैं। खासकर जो पड़ोस के देश हैं, मुझे बहुत इस बात
का दुख है, वहाँ की जनता के प्रति मेरी संवेदना है और मैं दुखी हूँ इस बात को लेकर के। ये आखिरी रोटियां, ये एक वर्ग भेद और सत्ता संघर्ष की बात है। जब हमारे चिंतकों ने, खासकर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये दुनिया सुंदर तभी हो सकती है जब ये सत्ता तंत्र हट जाए, तभी ये वर्ग भेद हटेगा। क्योंकि जब तक सत्ता बनी रहेगी तब तक अमीर और गरीब, जो शासक तंत्र है और जो शासित वर्ग है, ये बना रहेगा। सत्ताएं जी जाते ही अराजकता का भी तो खतरा रहता है, समाज के जी लिए जो सबसे बड़ा खतरा रहता है। और जी जैसा अफगानिस्तान में भी खड़ा हुआ है, चुनी हुई सरकारें गई हैं और कुछ लड़ाके जो हैं जिनके पास बंदूक की ताकत है वो अपनी चला रहे हैं। जी। ये कहना है कि जो भी देखेंगे सरकारी पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ बहुत बनी। आजादी के बाद से धड़ाधड़ 14 पंचवर्षीय योजनाएं चली। इतने सारे पैसे रिलीज हुए सरकार की तरफ से, लेकिन उन पैसों का हुआ क्या? वो कहाँ गए? वो जी गए नेताओं और अफसरों के घरों में। तो वो जी अमीर हो गए और जिनको चाहिए था उनके पास पहुंचा नहीं, वो निरंतर गरीब होते चले गए। तो जी जी ये सत्ता तंत्र का बने रहना वर्ग भेद के बने रहने की वजह होती है। और जी यही मुख्य कारण है कि जब ये वैश्विक महामारी कोरोना, इसमें ये वर्ग भेद स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जी कि जो मजबूत हैं वो 2 साल के लॉकडाउन में भी सुरक्षित रहे, कोई फिक्र नहीं रहा उन्हें, बल्कि आउटिंग भी करते रहे वो। और जो गरीब हैं उनकी रोजी रोटी छिन गई, उनको दर दर भटकना पड़ा। जी और जो कार्यदायी संस्थाएं थी 2 दिन 3 दिन भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने नमस्कार कर दिया कि आप अपनी हिफाजत खुद करो, अपनी रोटी की व्यवस्था खुद करो। जी और वे लोग उन समय में, जबकि पूरे देश में मतलब ये महामारी फैली हुई थी और बिना लॉकडाउन था। किसी इंतजाम उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया, किसी सरकारी संस्था ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली और वे अपने नसीब पर वो आगे बढ़ते चले गए। इसी परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी। सरकारें काफी देर से जागी थी। महापलायन हुआ, जिसे कोरोना काल को इस सदी की भारत की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में दर्ज जी किया गया है और किया जाएगा। और जिस तरह से पिछली सदी में बंटवारे का जो दर्द है उसको सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में दर्ज करते हैं, उसके जी बाद जी की ये भारत की सबसे बड़ी त्रासदी कही जा रही है। तो ऐसे काल में जो आपकी कविता है वो जिन विषयों को उठा रही है, क्या वो सरकारी तंत्र से उपजाई हुई निराशा है कि वो इस स्थिति को संभालने में विफल रहा, और या कुछ और भी आप इसमें कहना चाह रहे हैं? यही जो मजदूर और कामगार वर्ग है हमारा है, देश में जितने निर्माण कार्य होते हैं जिसको सरकार विकास कार्य कहती है, उसकी जड़ में तो यही कामगार वर्ग है जो यही इमारतें बनाती हैं, यही सड़कें बनाती हैं, रेल लाइन यही बिछाती हैं। सारे विकास कार्यों को स्थापित करने में यही मजदूर और कामगार वर्ग आगे होता है। लेकिन जब ये दौर आया, जब वक्त आया कि उन्हें कुछ दिन सपोर्ट दिया जाए कि आप अभी काम करने का समय नहीं है, लेकिन जब तक ये विभीषिका खत्म नहीं हो जाएगी आपके घर में रोटी की समस्या नहीं होगी। लेकिन ये एश्योर करने वाला कोई नहीं बचा है कि एक एक वाक्य आप उस कविता के देखें तो एक दर्द और एक पीड़ा झलकती है मजदूर की। अगला सवाल है कि ऐसे समय में जब गंगा में लाशें बहीं, शमशान में कतारें लग गईं, ऑक्सीजन और दवा की कालाबाजारी हुई, लोग बिना ऑक्सीजन मरीज जो है वो मरे और सरकारें इन्हें दर्ज नहीं कर रही थीं, जब सरकारें इस त्रासदी को दर्ज करने में कतरा रही हैं, हिचक रही हैं, और मीडिया में भी बहुत देर से, जब विदेशी मीडिया में चीजें शुरू होती हैं तब हमारा मीडिया भी जागता है, उसके बाद
तो थोड़ा बहुत आ पाता है। तो ऐसे समय में जब उसे कोई दर्ज नहीं करना चाहता, एक साहित्यकार के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है अपने वक्त की त्रासदियों को दर्ज करना। ये हर लेखक का दायित्व बनता है कि अपने समय और समाज में जो घटित हो रहा है उसको अपने लेखन में दर्ज करे। और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो एक तरह से क्या पूर्णतया वो सत्ता पोषक लेखक होता है और उसके लेखन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप जनपक्षधर नहीं है, जनता के लिए जनता की आवाज आप नहीं उठा सकते हैं, जन समस्याओं के हित में खड़े नहीं हो सकते, तो मतलब कलम उठाने का कोई मतलब नहीं होता है। हॉस्पिटल्स में लोग बिना ऑक्सीजन के बाहर में रोड पर परिसर में तड़प रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, बेड की व्यवस्था नहीं थी। और स्मशान घाट पर या कब्रिस्तान में मतलब मिट्टी नहीं बची थी कि कहाँ कब्र खोद कर डाला जाए, या इतनी लकड़ियां नहीं थी कि इतने लाशों को जला दिया जाए। तो हुआ कि गंगा किनारे घाटों पर उसको एक एक फीट गड्ढा खोद के डाल दिया गया, कुछ बहा दिए गए। और अगर इसको दर्ज ना करे, शर्मनाक था, पूरी इंसानियत के लिए शर्मनाक दृश्य था ये। जी बिल्कुल। और बंटवारे की हम त्रासदी को याद करने की एक स्मृति दिवस बनाने की बात करते हैं, लेकिन बंटवारे के दर्द को आप देखेंगे कि लेखकों ने बखूबी दर्ज किया, चाहे वो उर्दू साहित्य हो, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो सआदत हसन मंटो हैं, चाहे भीष्म साहनी हैं या खुशवंत सिंह हैं। वो इस लेखन की वजह से अमर भी हुए और उन्होंने जिस दर्द को प्रस्तुत किया वो भी अपने आप में एक हमेशा के लिए एक जीवंत चित्र बन के रह गया। और उसके लिए अलग से स्मृति दिवस मनाने की आवश्यकताएं क्या हैं, और वो भी ऐसी स्थिति में जब हम अपने वर्तमान को दर्ज करने में हिचकिचा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि विषाद को, समाज के विषाद को, समाज के दर्द को दर्ज करना और ना करना ये भी राजनीति है? और अगर कवि, लेखक और कथाकार, नाटककार या कोई भी साहित्यकार अगर इससे दर्ज करने से कतरा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं राजनीति ही कर रहा है, वो समाज की बात नहीं कह रहा है। साहित्य समाज का दर्पण है और उसमें समाज की छवि नहीं दिख रही है। जी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो बंटवारे का दर्द है वो बहुत शिद्दत से हमारे लेखकों ने उसको मतलब चित्रित किया है, अपने रचनाओं में उसको उभारा है और कायदे से उभारा है। एक जो धार्मिक आधार पर विभेद किया जा रहा है उसको एक और पैनी धार मिल जाए और ये कहा जाए कि हमारे लोगों ने उस बंटवारे में बहुत दर्द झेला है और उसी की हम स्मृतियां, ये समग्र स्मृति नहीं है। वो दर्द तो बंटवारे का दर्द समूचे देश, क्या समूची दुनिया में झलका वो, और उसे महसूस किया जब लोगों की मौत होती है। हालांकि पिछली सदी में एक और बड़ी त्रासदी प्लेग थी, बहुत सारे अकाल थे, लेकिन उन सब के ऊपर की वो त्रासदी मानी जाती है और पूरी दुनिया में मानी जाती है। हम इससे कोई इनकार नहीं करता और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे भुला दिया गया है इस तरह के आज उसके स्मृति दिवस मनाने की जरूरत है। और जो हमारी जो ताजा जख्म है हमारी स्मृतियों के, ये हम उसे भुलाने की कोशिश करें तो अलग चीज है कि हम एक दर्द को भुलाने के लिए उससे बड़े दर्द की हम बात करते हैं तो अलग बात हो सकती है, वो अलग राजनीति भी हो सकती है। आज जब वामपंथी विचारधारा या साम्यवाद की सरकारें जब दुनिया में विफल हो गई तो दक्षिण पंथ को लगा कि धर्म और संस्कृति समाज को जोड़े रखने और सत्ता में आने का आसान तरीका है, और दक्षिण पंथ का उभार से ये साबित भी हुआ है। लेकिन क्या दक्षिण पंथ आपकी नजर में है कि वो सामाजिक समस्याओं का समाधान दे पाया, उन सामाजिक विरूपतियों को खत्म करने में कोई भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है, जिनको उठाने, खत्म करने की बात कहकर वामपंथ या साम्यवाद दुनिया में उभरा था, उठा था?
और क्या दक्षिण पंथ का जो रास्ता नया अब पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, क्या वो कुछ उसमें सफल दिख रहा है आपको, या ये भी विफल होता जा रहा है? नहीं, देखिए, वामपंथ का जो मूल है वो तो जो जनता है, जी मतलब पब्लिक है, जी उसके हित की बात उसमें होती है। और उसकी विफलता की वजह होती है ये रही कि उसमें भी जो रूढ़ चीजें आती गई, तो इसकी वजह से वो सरकारें विफल हुई है, लेकिन वामपंथ विफल नहीं हुआ है। और जी उस सोच को ग्रहण करने वाले अब भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं, भले ही वो सत्ता में कम हो गए हैं। सत्ता पाने के बाद एक जो दक्षिण पंथ का गुण होता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे आता ही है। मैंने पहले भी कहा था कि सत्ता के रहते जनता का हित हो नहीं सकता है, लेकिन जो रूढ़ घोषित दक्षिण पंथी हैं, उनके पास कहीं भी दुनिया में कहीं भी देख लें, कोई जब भी सरकारें दक्षिण पंथ की आई हैं, तो उनके पास विकास का कोई ठोस मॉडल होता नहीं है। वे नारों के दम पर ही अपनी सरकारें चलाते हैं। फिर जनता ऊबने लगती है कि इन्होंने हमें दिया क्या नारों के अलावा। वही है कि देश के नाम जय कराने से, अपनी भाषा के नाम जय कराने से किसी का पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए तो खेतों में अनाज पैदा करवाना पड़ेगा, फैक्ट्रियां लगवानी पड़ेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने होंगे। जाति, भाषा और धर्म जो है वो इंसान की मूलभूत जरूरतों में है या नहीं है, ये बहस का लंबा विषय हो सकता है। मानसिक खुराक है ये, और मानस की खुराक तभी असर करती है जब उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाएं। वामपंथ हमेशा मूलभूत समाज की आवश्यकताओं के लिए लड़ता रहा है, और उस लड़ाई में वो सफल विफल होता रहा है। जब समाज में थोड़ा सा विकास का रुझान आने लगता है, जब चीजें सुधरने लगती हैं, तो जाति, धर्म और अन्य चीजों के बारे में भी समाज सोचता है, और लगता है कि दक्षिण पंथ उसी का लाभ लेता है, उसी का नतीजा होता है। जिस तरह से गरीबी करीब 80% के आसपास थी जब अंग्रेज छोड़कर गए थे देश को, और जब 30% पे आ गई थी, हालांकि अब फिर से बता रहे हैं कि वो 60% से ऊपर है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो अनाज मुफ्त में देना पड़ रहा है उन्हें, तो गरीब लोगों को। तो 80 करोड़ की अगर वो बात करते हैं तो जाहिर है कि वो 60% से ऊपर के आंकड़े की बात कर रहे हैं। तो क्या अब हम फिर से उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं? समाज की हैसियत जो है फिर से वहीं पहुंच रही है जहां विपन्नता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और समाज जो है फिर से अपनी मूलभूत जरूरतों की ओर सोचेगा, धर्म और आडंबरवाद से, या जाति और भाषा के जो अहंकार है जिसके नाम पर ध्रुवीकरण किया जाता है, उससे वो बाहर निकलेगा, या उसकी जरूरतें उसे बाहर निकाल देंगी? आपको भविष्य क्या लगता है दक्षिण पंथ का? भविष्य तो देखिए, एक बतौर रचनाकार हम अच्छे भविष्य की ही कामना मैं करूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जनता अपने को सुरक्षित और सुखी महसूस करेगी, लेकिन जनता को इसके लिए खुद प्रयास करने होंगे, ये तय है। 1947 में आप सत्ता बदली है, अंग्रेज गए, उन्होंने जो उस समय के नेता थे या रूलिंग पार्टी थी, उसको उन्होंने सत्ता थमा दी। तंत्र तो वही रहा जो उस समय थी, तंत्र में कोई बदलाव खास नहीं हुआ। और वो धीरे धीरे जब आजादी का समय दूर होता चला गया, तो एक वर्ग का उभार हुआ कि जिसने ये कहना शुरू किया कि मतलब आजादी किन वजहों से मिली और उसके मूल में क्या था। जिन आइकॉन को दक्षिण पंथ मानता है कि यही हमारे हीरोज हैं, उन हीरोज में से एक बड़े नाम स्वामी विवेकानंद। खुद उन्होंने कहा था कि जब तक जनता भूखी है, उसका पेट नहीं भरा है, तो धर्म की बात करना बेकार है। कि पहले तो रोटी की व्यवस्था करो, धर्म तो बाद में आता है। और धर्म क्या है? धर्म तो एक ड्यूटी है ना, हम उसको किसी पूजा पंथ से ना जोड़े। पूजा पंथ से जोड़ करके तो धर्म को विकृत किया जा रहा है।
जी जी कि वो एक निजी आस्था और विश्वास का प्रश्न है। धर्म है लोगों का कर्तव्य, ड्यूटी। आप जो दूसरों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो आपकी ड्यूटी है, वही धर्म है। जी और यह जब धर्म की परिभाषा फलित होगी तो समाज में फिर समरसता कायम होगी और लोगों में सामंजस्य होगा और फिर एक सुखी भविष्य की तस्वीर सामने आएगी। आपने बहुत अच्छा बताया कि धर्म जो है कर्तव्य हैं, धर्म जो धारण किया जाता है, वेद भी कहते हैं। तो जी धर्म जो, अगर धर्म का जो दूसरा रूप है जिसे हम पुराने अतीत से लेकर आना चाहते हैं, जैसे कि तालिबान लेकर आ रहे हैं अफगानिस्तान में, वो अपने अतीत के रूप को लेकर आ रहे हैं जिसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी बंदिशें हैं। उन्होंने इमामों के लिए ये फरमान जारी कर दिए हैं कि 12 साल से ऊपर की जो बच्चियां हैं और 45 साल से कम उम्र की विधवाएं, उनकी सूची उन्हें दी जाए ताकि वो उन्हें अपने लड़ाकों के साथ उनके जो है संबंध बना सकें, उनकी कनीज बना सकें। और एक निकाह नामे के नाम पे जिसे यौन दासता की पूरी दुनिया चिंता कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में भी ये चिंता उठी है कि अगर इस तरह का होता है तो ये जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्ध अपराध है और हमें उस पर जागना होगा। तो क्या जो दक्षिण पंथ है वो किस तरह का समाज बनाना चाहता है? क्या वो अतीत की बातों को लेकर, अतीत की बुराइयों को लेकर समाज बनाना चाहता है? तो समाज में नई विद्रूपताएं, दिक्कतें होती हैं और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें धर्म, भाषा, जाति, जो कि समाज और इंसान की एक बड़ी ज़रूरत के रूप में स्थापित हो चुकी हैं, बल्कि आदत हो गई हैं हमारी। हम इनके बिना अब रह नहीं सकते, कोई भी समाज नहीं रह सकता है। तो इन आदतों के साथ हमें किन संयम की और किस आचरण की ज़रूरत है, इस पर और आपका मंथन, आपका विचार इस पर क्या कहता है? और आपकी लेखनी उम्मीद है कि इस पर भी चलेगी। जी जी। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ भी देश के विश्व के जिस भी देश में दक्षिण पंथ को विचार को मानने वाले लोग हैं, तो उनको इस पर खास तौर से चिंतन करना पड़ेगा कि दक्षिण पंथ हमें देता क्या है। एक एक जो प्रोग्रेसिव चिंतन होती है, विचार होता है, दक्षिण पंथ उससे हमें दूर ले जाता है। यह है, पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि खासकर मैं चूंकि यहाँ भारत में मुस्लिम्स भी बहुत बड़ी तादाद में हैं और हिंदू तो हैं ही, तो मुस्लिम्स में बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि शरीयत के मुताबिक कानून चले। तो इनको इस पर विचार करना पड़ेगा। अगर शरीयत के अनुसार आप शासन व्यवस्था चाहते हैं तो उसके लिए तो सबसे मुफीद वो तालिबान है कि वो तो 100% उसको लागू कर देगा। तो आप अगर प्रोग्रेसिव समाज चाहते हो कि या फिर तालिबानी शासन चाहते हो, आप बहुत बड़ी बात देखें कि अफगानिस्तान जहां तालिबान ने कब्जा कर लिया, आस पड़ोस में सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो अगर उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि आप सारे लोग चाहते हो कि शरीयत का कानून मानने वाला तालिबान सत्ता में आए। तो अगर नहीं करते हैं तो ऐसी ही तालिबानी जो सोच है वो हर सोसाइटी में है, और जहां भी दक्षिण पंथ सत्ता में है ऐसी ही तालिबानी सोच रखने वाले लोगों की वजह से है। तो जो आम पब्लिक है, जो उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग दिख रहे हैं, सड़कों पर दिख रहे हैं हो हल्ला करते हुए, उनको अपनी मूर्खताओं पर विचार करना पड़ेगा और मूर्खताओं से दूर हटना पड़ेगा, तभी ये दक्षिण पंथ हटेगा। दक्षिण पंथ भले ही धर्म के नाम पर आता है, लेकिन धर्म को पूरी तरह से समाहित नहीं कर पाता। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आज अफगानिस्तान है, जो एक धर्म की बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है, जिससे तालिबान जो है अपने तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। और पश्चिमी शक्तियां, प्रोग्रेसिव शक्तियां जो खुद को कहती थीं, वो भी अधिकांश अब दक्षिण पंथी विचारकों के अधीन है और वो भाग खड़ी हुई हैं वहां से, बिना लड़े और बिना सत्य के लिए, बिना लोगों की रक्षा के लिए उस पर कोई विचार किए। और आप ये देखेंगे कि जो लोग इस वक्त अफगानिस्तान में सबसे भयभीत हैं वो किसी अन्य धर्म के नहीं हैं, वो भी उसी धर्म के लोग हैं। तो ये कहना कि दक्षिण पंथ जो है किसी धर्म की रक्षा के लिए है या किसी धर्म को सुरक्षा देता है,
वो अपने ही धर्म के लोगों में भी भय पैदा करता है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान में पैदा हो रहा है, और ये सबकी आंखें खोलने के लिए, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथ हो, चाहे वो ईसाई कट्टरपंथ हो, चाहे वो श्वेत और श्वेत के बीच की जो विचार हो, इन सब के लिए वो आंखें खोलने वाला है कि जो भी इस विचार से, इस दक्षिणपंथी विचार से जुड़ता है कि मैं मेरा धर्म, मेरी जाति और मेरा मेरी भाषा ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब हमारे गुलामी के लिए हैं, हमारी सब प्रताड़ना के लिए हैं, वो पूरे समाज के लिए सबसे खतरनाक विचार है दक्षिणपंथ का। और इसे यूरोप में पहले विश्व युद्ध के बाद से ही तिलांजलि देनी शुरू कर दी थी इस राष्ट्रवाद को, और जो कि दक्षिण पंथ की देन है, और ये देशभक्ति से बिल्कुल इतर होता है। देशभक्ति तो कहती है कि मैं देश के लिए सर्वस्व बलिदान करना चाहता हूँ, जबकि राष्ट्रवाद कहता है कि नहीं, मेरा देश सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए मेरा अधिकार दूसरों पे ज्यादा है, मेरी भाषा सर्वश्रेष्ठ है इसलिए मेरा अधिकार दूसरों पे ज्यादा है, अन्य भाषा वालों पर ज्यादा है। तो वो एक मिथ्या गर्व बोध जो पैदा करके लोगों को हिंसक बनाना है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो उस तरह का राष्ट्रवाद जिंगोइज्म तक पहुंच जाता है और फिर हत्याएं शुरू हो जाती हैं। वैसा हम पहले देख चुके हैं सब बहुत से देशों में, और वही जिंगोइज्म अफगानिस्तान ने भी देखा है। वही पहलू खान और अखलाक के मामले में हम लोगों ने भी देखा है। और अब ये जो राष्ट्रवाद है, क्या इस पर विराम लगता दिख रहा है? लोगों में समरसता फिर से पैदा होगी, लोग जानेंगे कि इंसान की जान की कीमत ज्यादा बड़ी है, बजाय एक धर्म, भाषा और जाति के बाद आती हैं। जैसे वॉल्टेयर ने कहा था कि मैं इंसान पहले हूँ और फ्रांसीसी बाद में हूँ। तो क्या वो जो पंक्ति जो बहुत समय तक मार्ग दिखाती रही, जिसने पूरे यूरोप में इंसानियत को एक नया रूप दिया, क्या वो फिर से वो भावना पैदा होगी दुनिया में? इसके जवाब में मैं फिर से कोरोना काल में लौटता हूँ कि ये उस समय जबकि मतलब सरकारी तंत्र की तरफ से लोगों को कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी और मतलब कुछ चुनिंदा लोग ही उसका फायदा उठा पा रहे थे उस समय, मतलब एक जो धार्मिक सद्भाव और जातीय समरसता देखने को हॉस्पिटल्स में, स्मशान घाट में, कब्रिस्तान में देखने को मिला, उससे एक आशा जगती है कि मुस्लिम लोगों ने हिंदू शव को कंधा दिया, उसको मुखाग्नि दी, उसका जो वैदिक उनके होते हैं क्रियाकर्म वो किए। हिंदू लोगों ने मुस्लिम को कंधे पर उठा करके कब्र में दफनाया और उसके कर्म किए। बाकी जो हॉस्पिटल्स में ब्लड देने की बात अगर हुई तो उसमें ये दूरियां खत्म हो गई, जातीय बंधन खत्म हो गए। तो ये लोगों को समझ में आ गया कि हम अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो सरकार के भरोसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी समझ पैदा किया कोरोना ने कि आपको अपने दम पर, अपने जो सामुदायिक सामंजस्य है, सहयोग है, उसके बल पर आप एक अच्छे, स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। सरकारों के दम पर नहीं है। और हर सत्ता को ये जान के रखना चाहिए, मान के रखना चाहिए कि उसकी उम्र सिर्फ 5 साल हो, कभी भी जनता उसको पलट सकती है। हालांकि दक्षिण पंथ का एक प्रोग्रेसिव रूप देखा है, जो व्यवस्था अमेरिका ने जो शुरू की अमेरिका के साथ, वहाँ जो है संघीय राष्ट्रवाद था, जिसमें मतलब सारी विभिन्नताओं को समेटने के लिए एक संघीय ढांचे को महत्व सबसे ज्यादा दिया गया, और उस संघीय ढांचे के बीच में सबको स्वायत्तता दी गई। भारत में भी जब हम भिन्नता में एकता की बात कहते हैं तो अमूमन हम संघीय ढांचे की बात करते हैं, और इसमें विज्ञान को पूरा महत्व दिया गया, और इस तरह से एक राष्ट्रवाद जो है उसके प्रति जो है पूरी दुनिया में जो अमेरिकी राष्ट्रवाद था उसने एक आदर्श का या एक ऐसे मॉडल का काम किया जिसे बाकी सबने अपनाने की, जिसमें होड़ शुरू हुई और दक्षिण पंथ फिर से एक नया रूप ले गया। चाहे वो
साम्यवाद को खत्म करने के लिए उसमें धर्म का पुट डाला गया हो या जो भी किया गया हो, लेकिन दक्षिण पंथ जिस तरह से अमेरिका ने शुरू किया था, वो आज अमेरिका में खुद खतरे में है। ट्रम्प के दौर में उसने सबसे बड़ा खतरा झेला है, जहाँ श्वेत अश्वेतों के बीच का संघर्ष पूरी दुनिया का संघर्ष बन गया था। तो क्या लगता है कि जो संघीय ढांचे वाली व्यवस्था है दक्षिण पंथ का, जो खूबसूरत रूप जो माना जाता है, प्रोग्रेसिव रूप माना जाता है, वो अब छिन्न भिन्न हो रही है, जिसमें भाषा, धर्म, जाति ये चीजें प्रमुख हो गई हैं और हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय को कहा जा रहा है लोकल फॉर वोकल। तो क्या ये सबसे बड़ी खामी है? क्या हम बीच का कोई रास्ता देख सकते हैं? देखिए, जो अभी मतलब संघीय ढांचे और दक्षिण पंथ का आपने अमेरिकी मॉडल की बात की, तो ये भी होता है कि आपको अपने देश के प्रति उसके विकास के प्रति कितनी सच्ची भावना आपके मन में है। तो अमेरिकियों ने मतलब एक समग्र रूप से अपने देश को विकसित करने की मानसिकता तो उसमें थी कि हमको एक बढ़िया सोसाइटी का निर्माण करना है। तो उन्होंने खुद को तो मजबूत कर लिया, लेकिन उस मजबूती का असर फिर दुनिया को झेलना पड़ा। ये भी आप देखें कि मतलब अपनी मजबूती को उन्होंने दूसरों पर धौंस के रूप में इस्तेमाल किया। तो उसके बाद उनकी देखा देखी अगर दूसरे देशों में भी दक्षिण पंथ का उभार हुआ, जो कि अभी दिखाई दे रहा है सब जगह, तो उसकी मंशा यही होती है कि हम जो एक दादा चरित्र होता है वो हम में डेवलप हो और लोग माने कि हम भी दादा हैं, इस चौराहे के हम भी दादा हैं। अगर आपके पास ठोस परियोजना है तब तो आप अमेरिकी मॉडल तैयार कर लेंगे, और आपके पास कोई ठोस विचारधारा योजना नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, बहुमत आपके पास है तो जब तक टर्म है वो पूरा करेंगे। धीरे धीरे लोगों में आपके प्रति विरक्ति होगी और वही लोग जो आपके सपोर्टर हैं तो वही आपको फिर धूल चटा देंगे। लगातार जनता त्रस्त हो रही है, उसके पास रोजगार की कमी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। 2 जून की रोटी का संकट करोड़ों लोगों के सामने है। जो भूखे लोग हैं, मजदूर हैं, कामगार हैं, उनसे जाकर पूछें कि भाई आपके घर में आखिरी रोटियां कब बनी थी। सत्यकेतु जी, इस खूबसूरत चर्चा के लिए आभार। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार।